बिहार की राजनीति में कभी जाति का रंग घुलता है तो कभी रंग का भी रंग घुलता है। पिछले दिनों जिस तरीके से बयान दिया सम्राट चौधरी ने, हालांकि एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि भैया एआई तो इतनी कलाकार होती है कि भाई अगर उसमें आप ये डाल दो कि भीड़ में हरे गमछे वाले कौन है तो वो हरा गमछा वाला निकाल के दे दे। ये एक जो कि सम्राट चौधरी कहते हैं, बड़े राजनेता हैं, बहुत सोच समझ कर कुछ कहा होगा। हालांकि कहते हैं कि भाई मैंने दो बातों बातों में कह दिया, उसका कोई अलग से अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन जब सीएम बयान दें सार्वजनिक मंच से और उसका कोई अलग से अर्थ ना निकले, ये कैसे संभव है? और यही अर्थ निकाल लिया तेजस्वी यादव ने, विपक्ष के नेता हैं। साफ साफ कहा कि भाई ये हरे गमछे की बात जो आपने की उसके पीछे तात्पर्य क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी पर ये हरा रंग किसने डाला। अब सवाल ये उठता है कि हरा गमछा जो है उसको आगे लाने के पीछे तेजस्वी यादव की सोच क्या है, बड़ा राजनीतिक संदेश क्या देना चाहते हैं वो। क्योंकि ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने कभी अपनी पार्टी में हरा गमछा कराने पर बैन लगा दिया था। आज दर्द हो रहा है कि भाई सीएम सम्राट चौधरी ने हरा गमछा क्यों बोला। क्या आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं या फिर टारगेट एमवाई समीकरण पर? यानी कि एक बयान जो अब कई राजनीतिक संदेश दे रहा है, कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। इसके बावजूद कि सम्राट चौधरी उस पर सफाई दे चुके हैं। इससे पहले एनकाउंटर को लेकर के जातीय एंगल निकाला गया। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ आज चर्चा होगी आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौड़ जी। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया सुरजीत जी। तो जो अब ये एक बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पर है कि सम्राट चौधरी ने जानबूझकर के हरा गमछा कहा, और चर्चा इसलिए कि ये मुद्दा पकड़ा है तेजस्वी यादव ने। एक वक्त था जब हरी टोपी और हरा गमछा ये पहचान हुआ करती थी आरजेडी के कार्यकर्ताओं की। वो दौर लालू यादव का दौर था, राबड़ी देवी का दौर था। लेकिन जब पीढ़ी बदली, जब युवाओं के हाथ में ये पार्टी आई, तो तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि ये हरा गमछा लपेट करके ना आना छोड़िए, इस तरह से चीजें नहीं चलेगी। लेकिन जब उसी हरे गमछे की बात कर दी सम्राट चौधरी ने तो ये मुद्दा बन गया। इससे पहले मुद्दा जो बना था कि भाई खाली एक समुदाय के लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है, ये केवल एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है या फिर वाकई सम्राट चौधरी ने ऐसा कुछ सोच समझ करके कहा होगा? जी सुरजीत जी, देखिए राजनीति में बिल्कुल आपने कहा कि हर बाल की खाल तो निकाली जाती है। सम्राट चौधरी ने एआई समिट में जिस तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि एआई ड्रिवन हमारे जो अब पूरे बिहार में जो 4000 कैमरे लगे हैं, अगर उनको ये एक स्पेसिफिक एक डायरेक्शन दी जाए या कहा जाए या उससे पूछा जाए कि लोगों को खोजो या हरे गमछे वालों को खोजो, तो वो जितने हरे गमछे पहने रखेंगे एआई से वो हरे गमछे वालों को डिटेक्ट करें। अब उन्होंने हरा गमछा ही क्यों कहा, ये एक अलग इशू हो सकता है वो रैंडम ही निकला हो, या हो सकता है, देखिए सियासी आदमी व्यंग मारने से और तंज मारने से बहुत ज्यादा चूकते नहीं है और अपने विरोधियों पे निशाना साधने से भी चूकते नहीं है। हो सकता है ये सोची समझी रणनीति हो। लेकिन यहां मुद्दा यह नहीं है कि उन्होंने रंग क्या कहा। असल में तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बनाया, और मुद्दा क्यों बनाया है, क्योंकि विपक्ष चुनावों के बाद से लगातार मुद्दा विहीन था। तेजस्वी चुनाव के हार के बाद हार की जिम्मेदारी को लेकर इधर उधर टालते रहे, अंदर समीक्षाएं बैठक करते रहे, लगातार ये रहा कि मौन पर रहेंगे, परिवार में जो गतिरोध पैदा हुए थे उन्हें एक बार दोबारा से सॉर्ट आउट करने में लगे रहे। यही एक कड़ी जब उन्होंने उधर की थोड़ी शांत करी कि तेज प्रताप यादव जो चुनाव के चलते घर से बाहर चले गए थे, जन्मदिन पे घर भी आते हैं और भी बहुत सारी चीज में संवाद होता है। छोटी बहन से रोहिणी से भी संवाद होता है, उनके साथ भी हॉट टॉक्स होते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैलेंस होता है। और देखिए केवल तेजस्वी नहीं बोला, रोहिणी आचार्य ने भी वही बातें वही कंटेंट दोबारा से दोहराया।
अब ये हम्म, पूरा मामला केवल हरे रंग का नहीं है, ये पूरा मामला है अपने चुनावी आधार, राजनीतिक आधार को एक बार दोबारा से मजबूती से खड़ा करना। तेजस्वी यादव के बाद, चुनावों के बाद से अब तक कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लगातार अपनी डिबेट्स में और अपनी पुरानी जो भी बातें हैं, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें ये कहते आ रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल शून्य में चला गया है। शून्य में इसलिए चला गया, ना तो वो किसी चीज पे एक्शन करता है, ना ही रिएक्शन करता है। पीछे भी कई मुद्दे आए, बहुत से मुद्दे ऐसे आए जिस पर विपक्ष अच्छा खेल सकता था और सरकार को आड़े हाथे ले सकता था। लेकिन हम्म, उस दौर में तेजस्वी यादव अपनी सेल्फ बिल्डिंग में लगे हुए थे कि जो उनको आघात लगे थे, जो उनको नुकसान हुआ था विधानसभा चुनावों में, उसको करें। चलिए, अब इनको मुद्दा मिला, पीछे देखिए, अब ये इसको पूरा एक सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने जो एनकाउंटर हुए उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए कि एक जाति विशेष के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, जबकि एक जाति विशेष के लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। जिस पे भी हमने हम्म, लगातार ये बोला था कि इस तरह के बयान देकर तेजस्वी अपनी लकीर को बड़ी नहीं कर पाएंगे, ये और छोटी करेंगे। हम्म, और देखिए, एक बार हम्म, फिर से इन्होंने ये हरे रंग का गमछा, इन्होंने फिर अपने वो जो MY समीकरण है, देखिए हरा गमछा अगर था भी तो वो राजद की पुरानी पहचान रहा है। लालू के टाइम पे हरा गमछा, हरी टोपी पार्टी का एक कैडर रहा था। आप अगर पूरे बिहार में गमछा को देखें तो गमछा किस संस्कृति का परिचय कहा जाता है, मतलब ओवरऑल हिस्टोरियन उसे किस तरह से कहते हैं। पर लेकिन जब हम्म, इसे ग्रामीण परिवेश में या बिहार के स्पेसिफिक लोगों में, क्योंकि वहां धूप बहुत होती है, वहां बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक उसे गमछे को उसको एक अंगवस्त्र की तरह ही रखा जाता है कि वो इसका एसेंशियल पार्ट होता है, लोगों के शरीर में एक एसेंशियल क्लॉथ की तरह वो हमेशा रहता है। तो उसको अब हम्म, राजनीति में ला दिया। लेकिन गमछा केवल ये नहीं हरा ही है, गमछा अगर हरा है तो चलिए वो राजद का हो गया, गमछा हम्म, अगर लाल है तो वो लेफ्ट पार्टियों का हो गया, गमछा अगर नीला है तो वो बसपा या चंद्रशेखर बोले या ओवैसी बोले, जो नीला मतलब दलित समाज के, उसमें उन्होंने डाल दिया। और गमछा अगर भगवा है तो वो भाजपा का हो गया। इन्होंने रंग से हम्म, इसे कैटेगराइज कर दिया। रंग से कैटेगराइज करने हम्म, के साथ साथ ही हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुद्दा इस चीज का नहीं है कि ये रंग क्या क्या थे। मुद्दा यही है कि इस समय तेजस्वी यादव मुद्दा विहीन है और वो ऐसे ऐसे पॉइंटर्स को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो संवाद हम्म, है। हम्म, दूसरी तरफ हम्म, इनकी राजनीति देखिए, एक तरफ ये इस तरह की राजनीति करके अपने पुराने MY समीकरण को भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हम्म, गंभीरता से सही में जिस तरह के मुद्दों को उठाना चाहिए वो भी उठा रहे हैं। तो ये प्योर एक रणनीति है, तेजस्वी यादव की रणनीति, जिसमें वो सरकार के खाली खजाने पर निशाना साधते हैं और सवाल रखते हैं कि जो पेंशन है इनका क्या हो रहा है। आप ये बताइए हम्म, कि लगातार आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी और दूसरी पेमेंट्स के लिए भी RBI से लोन ले रहे हैं, उसका कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? हम्म, ये कैसे सॉर्ट आउट चलिए करेंगे कि हाँ, जो महिलाओं को हाँ, आपने बड़ी बड़ी योजनाओं में चुनावी समय में हाँ, 10-10 हजार रुपए जो बांट दिए हैं उनको दूसरी किस्त कर देंगे। तो एक तरफ ये अच्छा हाँ, मुद्दा भी पकड़े हुए हैं और एक तरफ ये बेग बातें भी कर रहे हैं। ये अपने आप को मीडिया में और पूरे संवाद के जरिए एक बार दोबारा लाइव रहना चाहते हैं, सो दैट इनकी भी चर्चाएं। पिछले 6 महीने में बिल्कुल, बिल्कुल, राजद नहीं, हम्म, पूरे विपक्ष की चर्चा ही कुछ नहीं है और लगातार ये बयान देके अब एक बार फिर से सुर्खियों में बने रहने की जो कला होती है उसके तहत ये इस तरह के बयान दे। कब भगवा रंग जी हिंदुओं का हो गया, कब हरा रंग मुसलमानों का हो गया, पता ही नहीं चला। और इसी जी तरीके से हर चीज को धर्म में बांट देना, हर चीज को किसी खास जाति बिरादरी से जोड़ देना। भाई ब्लू रंग है, अगर नीला रंग है तो दलितों का हो गया, हरा रंग मुसलमानों का, भगवा रंग जो है वो हिंदुओं का भी। अब इसमें तो पार्टी सनातनियों का। बन गई। हाँ, सनातनियों का। अब इसमें पार्टी जुड़ गया, तब जाति तक तो फिर भी बात सही थी। हरा गमछा जो है वो आरजेडी ने अपना लिया, नीला गमछा जो पिछड़े तबके के बीएसपी और जो चंद्रशेखर की बात आप करें तो उन्होंने अपना लिया, भगवा गमछा बीजेपी ने अपना लिया। भाई आप इनको भी नहीं छोड़ रहे। इस तरीके से जो राजनीति हो रही है, फिर राजनीति शुरू हो जाती है कि भाई एनकाउंटर भी जाति पूछ करके किया जा रहा है। अरे भाई अपराधी भाग रहा है, उसकी गोली चला रहा है पुलिस पर, तो क्या गोली पे अपने जाति लिख करके भेज रहा है कि भाई मैं इस जाति का हूं, ये देख लो जी। अब एनकाउंटर में गोली मार दी जाती है अपराधी को, तब कहते हैं कि वे फला जाति को देख करके आपने गोली मार दी। पहली बात तो आप अपराध को भी जातियों में बांटने लगे। अब अगर हम जो दावा किया था इन्होंने, तेजस्वी यादव ने, कि भाई जाति को देखकर इनकाउंटर कर रहे हैं आप,
उस पर फिर आंकड़े आए, सरकार की तरफ से आंकड़े आए कि कुल 6 एनकाउंटर किया गया, जिसमें से केवल 2 जो हैं वो एक खास समुदाय यादव समुदाय से, बाकी कुछ ब्राह्मण हैं, कुशवाहा है, कुशवाहा खुद सम्राट चौधरी हैं, फिर भी कुशवाहा समुदाय का भी इनकाउंटर हुआ, उसके भी अपराधी को गोली मारी गई, माली समुदाय के अपराधी को गोली मारी गई। तो इस तरह से अलग अलग, मतलब 2 यादव समुदाय से आ रहे थे, बाकी 4 तो दूसरे समुदाय से थे, कुल 6 की बात करें तो। अब एनकाउंटर की बात हो गई। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हरा गमछा देख करके कहा, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी ने ये जो कहा, और जो एमवाई समीकरण की बात होती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आरजेडी जो है वो एमवाई समीकरण के हिसाब से आगे बढ़ती है, एम का मतलब मुस्लिम, वाई का मतलब यादव, इन दोनों गठजोड़ को लेकर के आगे बढ़ती है, और दोनों ही चीजों पे उठा दिया सवाल। यहां पर आरजेडी नहीं, अब छिपा करके ये कहा जा रहा है कि यादव समुदाय का आप एनकाउंटर कर रहे थे, और हरा गमछा जो मुस्लिम समुदाय के लिए है उसके लिए कह रहे हैं कि उनको फाइंड आउट कर लेंगे, हम पकड़ लेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव इसी बहाने एमवाई समीकरण को साधना चाह रहे हैं? और साधना क्यों चाह रहे हैं? अभी तुरंत कोई चुनाव तो है नहीं। अब सवाल यहां से उठ रहा है कि क्या चुनाव को ये प्रभावित करवाना चाह रहे हैं कि 2027 में वहां पर मुस्लिम लोग एकजुट हो जाएं और देखिए कि भाई आपके पड़ोस में इस तरह की चीजें हो रही है, चूंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री आ गया, क्योंकि अगर यही नीतीश कुमार होते मुख्यमंत्री तो इस तरह की बात नहीं उठती। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री, इसलिए इस तरह की बात उठ रही है। तो दीपक जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या इसका असर जानबूझ करके यहाँ पे ये उठाया गया ताकि इसका असर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पड़ता हुआ नजर आए? कि कैसे ये रंगों का खेल नहीं, वही हम बात पुरानी कर रहे हैं कि सियासत में लोग मुद्दे बनाते हैं, एक बार अपना मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए। लेकिन बहुत बेहतर होगा, देखिए इनके पास जिम्मेदारी बड़ी है, ये कोई ऐसे ही किसी राजद के कोई छोटे नेता नहीं है, ये राजद के भी मुखिया हैं और बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। नेता प्रतिपक्ष को जो बात कहनी चाहिए वो गंभीर बात हो, सरकार के सही तरह से चलने का, उस पूरे प्रशासनिक या उस शासकीय पूरे जो इनके जो तंत्र मंत्र है उसका पूरा जो उसकी मॉनिटरिंग जो होती है वो एक तरह नेता प्रतिपक्ष और वो उनके नेतृत्व में होना चाहिए। लेकिन यहाँ उस पर ध्यान ही नहीं। देखिए शराबबंदी के मामले में अगर हम बात करें तो इनके पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये मुद्दे ना पकड़कर ये कुछ और चीज पकड़। दीपक जी लगता है मेरी बात पहुंच नहीं पाई। बात ये मैं कह रहा था कि ये हरा रंग जो इन्होंने उठाया, तेजस्वी यादव ने, ये मुस्लिम समुदाय के हिसाब से उठाया। यादव के लिए आप इनकाउंटर की बात उठा चुके हैं, और जो एमवाई समीकरण है राजद के लिए, उसके लिहाज से ये रंग उठाना जो है बड़ा मुफीद था। और दूसरी बात कि क्या ये जो पूरा मामला उठा, क्योंकि चुनाव अभी बिहार में ऐसा कुछ तो होना नहीं है, लोकसभा चुनाव होने में भी काफी लंबा समय है, विधानसभा चुनाव हो चुका है, तो क्या 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या उसकी तैयारी बिहार से की जा रही है? क्योंकि वह विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हो रही है, तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए उत्तर प्रदेश में बिहार का असर आएगा, पर वो बॉर्डर के क्षेत्रों में कितना आएगा ये आने वाले समय में आएगा। लेकिन मैं दोबारा से, आपने अभी पीछे जब बात कही थी कि ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब कोई पेड़ उखड़ जाए पूरा और उस जगह पे दोबारा से एक नई खेती करनी हो तो नए बीज बोए जाते हैं। इस समय राजद की अगर बिहार में राजनीति को अगर आप पूरा देखेंगे तो वो बहुत तरह से छिन भिन्न हो चुकी है। पार्टी के अंदर ही पूरा एक बड़ा गतिरोध खड़ा हो गया है, अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कई वरिष्ठ लोग जो है वो पार्टी के साथ अब नहीं है। कई जो नए विधायक हैं उसको लेकर लगातार ये बात उठ रही है कि वो दूसरे सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ और मंत्रियों के साथ उनके संपर्क में है, और ऐसे हैं कई उनमें जो इच्छुक हैं जो सत्ता के साथ भी आना चाहते हैं। तो ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजद का जो कुनबा था, जो सियासी कुनबा था, वो अभी इस बार विधानसभा चुनावों की जो अंधड़ आई है उसमें बहुत कुछ टूट फूट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। तो एक बार दोबारा से इन्हें पूरी अपनी सियासी जमीन और उसको तैयार करना है। सियासी जमीन तैयार करने के लिए एक बार फिर से ये अपने पुराने जो बीज थे, जो फलीभूत होने वाले बीज थे, एमवाई फैक्टर का जो बीज इनका लंबे समय से इनको अच्छी सियासी फसल देता हुआ नजर आ रहा था, ये एक बार दोबारा से वाले बीज बो रहे हैं। वही बीज के तहत इन्होंने पहली जो बात कही वो एनकाउंटर वाली कही कि भाई यादव समुदाय का आप एनकाउंटर कर रहे हैं, खास अगर उसकी बात बोले। और देखिए अब ये हरे रंग वाला आ गया है, लेकिन सियासत में क्या इससे इनकी राजनीति लंबे समय तक टिक पाएगी?
आम जनता जो नहीं मानती अब इन बातों को, क्या उनके लिए राजद अब एक अनर्गल बयान देने वाली पार्टी नहीं बन जाएगी? क्या यूथ इनके साथ किसी मुद्दे पे जुड़ पाएगा? ये मुद्दे, बात हम वही कह रहे हैं कि ये केवल अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए क्या ऐसे बातें कर रहे हैं? क्या ये हरा रंग का गमछा हमसे बोल दिया जी, हरा रंग ऐसा होता है, इनका रंग होता है, इन तरह की बातें करने से आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा इस तरह नहीं जाती है। और खुद तेजस्वी इसे मानते हैं। भाई 10 सितंबर 2025 को जब ये अपनी संवाद यात्रा के दौरान निकल रहे थे तो इन्होंने हरे गमछे को लेकर पूरी तरह से बैन कर दिया था। इन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया था कि हमारे संवाद यात्रा में कोई हरे गमछे लेके नहीं आएगा। उस समय हरे गमछे का क्या निहितार्थ थे और उसके क्या मायने निकल के आते थे, और आज ये अपने पक्ष में इसको किस तरह से कहना चाह रहे हैं, इनका अभिप्राय क्या है कि हरे गमछे को लेके जो कह रहे हैं। तो देखिए, सियासत में मौका परस्ती बहुत बड़ी चीज होती है, और इस समय इनको ऐसा लगता है कि अगर हम हरे गमछे का एक मुद्दा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे पुरानी जो फसल थी उसको कुछ पानी मिलेगा, वो बड़ी होती नजर आएगी। हमारा जो एमवाई समीकरण था वो एक बार दोबारा से हमारे पक्ष में खड़ा होता नजर आएगा, और हमारी सियासी जमीन एक बार जो बालू की तरह थोड़ी इस बार धूल दस्तरित हो चुकी है, वो थोड़ी सी एक ऐसी जमीन बनकर तैयार होगी जिसपे अपनी ये राजनीति की आने वाले चुनावों के मद्देनजर, जो भी चाहे वो पंचायत चुनाव होंगे, एमएलसी चुनाव, इसका असर नहीं पड़ेगा, पर लोकसभा होंगे, फिर दोबारा से विधानसभा की तैयारियां होंगी। लेकिन सियासी पार्टियां इस तरह की रणनीतियां बनाकर अपने आगे के लॉन्ग टर्म प्लान विजन को देखती हैं, और इसी के मद्देनजर देखिए कल 27 तारीख है, तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन है, उसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। इस विपक्ष के एकजुट होने से, जिसमें अखिलेश यादव भी आएंगे, जिसमें बुलाया गया आम आदमी पार्टी को भी है, कांग्रेस को भी है, टीएमसी को भी है, आपने जो बात कही थी कि अभी क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, तो मैं कहता हूं हाँ, ये प्रभावित करेगा। बॉर्डर के इलाकों में प्रभावित करेगा, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के इलाके हैं उसमें एआईएम के उसको नैरेटिव को प्रभावित करेगा। उनके लिए ये थोड़ा और प्रो होता हुआ नजर आएगा कि देखिए आप हरे रंग को लेके इस तरह से कहना शुरू कर दिया, और आने वाले किसी बयान में आप सुनिएगा यूपी में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस तरह के किसी बयान को कैरी करते हुए भी नजर आएंगे। तो राजनीति में ये तो अपनी केवल सियासी जमीन एक बार दोबारा से खड़ी करें, इससे ज्यादा इस बयान को बहुत ज्यादा गंभीरता से ना तो समझा ही जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भी जो कहा, देखिए सम्राट चौधरी की भी जो भाषा आप देखते हैं वो थोड़ा नरम दल के नहीं, वो गर्म दल के नेता कहलाए जाते हैं, और गर्म दल के नेताओं की जो जुबान होती है वो थोड़ी सी तीखी भी होती है। कई बार वो संवाद कहते कहते भी तंज और व्यंग कसना नहीं छोड़ते हैं। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की बात आप सुन लीजिए, उनकी भाषा शैली तो थोड़ी गर्म उसकी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भाषा थी वो अगर आप वहां सुनेंगे तो उनकी अलग तरीके की थी। आप क्या कहते हैं, विपक्ष में ही आप देख लीजिए, विपक्ष में ही जब आपने लालू जी की जो भाषा हमेशा सुनी होगी वो एक व्यंग वाली भाषा रही है, पर जिस तरह से नीतीश कुमार की जो भाषा रही है वो एक दूसरी साधने वाली भाषा रही है। तो ये व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र पर निर्भर करता है, वो अपने संवाद के लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करता है। हाँ, सम्राट चौधरी थोड़े प्रो और थोड़े एग्रेसिव टाइप के नेता हैं, और वो हो सकता है कि उन्होंने व्यंग भी कसा हो, लेकिन हम इस पर नहीं जाते। हम बात उसी की कर रहे हैं जो हरे रंग का मुद्दा उठाए। ये प्योर तेजस्वी यादव की अपनी सियासी जमीन को तैयार करने की रणनीति का महज एक छोटा सा प्लान था और एक हिस्सा था, जिसमें क्योंकि ये अब विवाद तो खड़ा हुआ है और यही वो चाहते भी थे। देखिए पिछले कितने समय से कितने बयान हैं जो मीडिया में, आप अखबारों को खोलिए, टीवी चैनलों को खोलिए, हमारे अपने उस पे यूट्यूब के चैनल्स पे देखिए, या और जो ब्लॉगर्स हैं उनको देखिए, उन्होंने कितना तेजस्वी यादव को कवर किया है, नहीं कवर किया है। और पिछले अगर 3 दिन की आप बातें करें तो तेजस्वी यादव एक बार दोबारा से ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अखबारों में भी नजर आ रहे हैं, उनके सियासी बयान यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, इन सब पर भी नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी रील्स में एक बार दोबारा से तेजस्वी ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी का जो गोल था वो उसमें उसको साधते हुए उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आज हम इस मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं, तो जो तेजस्वी यादव ने अपनी एक रणनीति बनाई थी वो उस रणनीति में सफल भी हो रहे हैं। हालांकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो कोई बड़ा मुद्दा नजर भी नहीं आता। हाँ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने भी कहा कि सम्राट चौधरी ने बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल लेकर के बोल दिया और उनके मन में कुछ भी नहीं चल रहा हो, क्योंकि सम्राट चौधरी के सामने मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वो आरजेडी से आए हुए व्यक्ति हैं और बार बार तेजस्वी यादव याद भी दिला रहे हैं कि भाई आप भी उसी पाठशाला से पढ़े हुए हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप आरजेडी के ऊपर सवाल उठा रहे हो।
अब लेकिन मजबूरी ये है कि भाई इनके ऊपर एक लेबल जो चिपका हुआ है सम्राट चौधरी पे कि भाई आप बाहरी नेता हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर में ये बात चल रही थी जब इनके नाम का प्रस्ताव दिया गया था, तो ये बात चल रही थी कि भैया हमें कोई कोर कैडर वाला व्यक्ति क्यों नहीं मिल रहा, क्यों हम किसी भी बाहरी को उठा करके ला रहे हैं। अब बाहरी कहने से मतलब कि भाई 8 साल से ये भले बीजेपी में थे, लेकिन उससे पहले पाठशाला तो ये लालू की से निकल करके आए थे, बाद में फिर जी नीतीश बिल्कुल कुमार के साथ बिल्कुल। हुए और अब बीजेपी के साथ में है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह से बाहर से निकल करके आते हैं, चाहे आप असम में कर लीजिए, जो हेमंता की बात कर लीजिए, तो वो भी इसी तरह से बड़े मुखर नजर आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं वो, लेकिन जब बीजेपी में आए हैं तो तमाम चीजें हैं। तो यहां पर एक एंगल ये भी निकल करके आ रहा है कि जो दूसरी पार्टी से निकल करके बीजेपी में आते हैं और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनके पास एक बड़ी मुसीबत या यूं कहें कि जिम्मेदारी आ जाती है कि वो खुद को साबित करें कि वो जो भी बीजेपी या संघ के कैडर वाले लोग हैं, उससे ज्यादा वो संघी या ज्यादा बीजेपी के या व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा पूरी तरीके से प्रभावित है। यही वजह है कि बार बार वो उस तरीके से लैंग्वेज में भी नजर आता है। और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से हरा रंग का मुद्दा उठाया, तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी ये कहना है कि ये अनायास में उठाया गया मुद्दा नहीं है, उसके पीछे बड़ी गहरी सोच है और जानबूझ करके सम्राट चौधरी ने ऐसा कहा। और तेजस्वी यादव ने उस तीर को पकड़ लिया और तेजस्वी यादव ने सामने ला दिया कि भैया ये मामला। अब तेजस्वी यादव खुद भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति हैं, ये अलग बात है कि सरकार बना नहीं पाए, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि वो पंचायत चुनाव सामने है, आने वाले कुछ महीनों में पंचायत चुनाव की घोषणा हो जानी है। तो भले यहाँ पे दल आधारित या पार्टी आधारित पंचायत चुनाव नहीं होता है, लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं समर्थन तो होता है हर पार्टी का, और जो जमीनी जी स्तर पे राजनीति यही पंचायत से शुरू होती है। तो हो सकता है कि अब तेजस्वी यादव को लग रहा होगा कि वह सब कुछ तो मैं गंवा चुका हूं, तो क्यों ना पंचायत स्तर पर कोई राजनीति कर ली जाए, पंचायत स्तर पर अपनी पैठ बना ली जाए, ताकि आगे की जो चुनाव है उसकी रणनीति तैयार हो जाए, आगे का बेस तैयार हो जाए। और इसके लिए फिर से एमवाई का जो समीकरण है वो सामने ला दिया और हरा गमछा की बात कह दी। दीपक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने पहली बात जो कही थी कि किस तरह से जो बाहरी सो कॉल्ड बाहरी जो नेता जो भी बीजेपी की सरकार में इस टाइम नेतृत्व कर रहे हैं या सीएम है, आप शुभेंदु अधिकारी जी को देखिए, शुभेंदु अधिकारी किस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचंड एग्रेसिव। हेमंत विश्वा शर्मा वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल खुला खुला बोलते हैं कि हमें एक समुदाय का वोट चाहिए नहीं, क्योंकि हमें देगा भी नहीं, तो हम इनके लिए क्यों बात करें यार, क्यों अपने पे समय बर्बाद करें। इसी तर्ज पर सम्राट चौधरी भी लगातार एग्रेसिव होकर लगातार बयान तो दे ही रहे। हालांकि इनके बयान तब भी थोड़े से स्थिर हैं, क्योंकि ये एक गठबंधन की सरकार में है और दोनों राज्यों में जो बाकी हम जो और राज्यों की बात कर रहे हैं वहां प्योर और प्योर बीजेपी की सरकार है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जदयू का जो स्टैंड हमेशा से रहा है, जदयू भी कहीं ना कहीं पुराने अगर उसमें रहे तो वो अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए थोड़ा सा प्रो रहे, और उनकी पार्टी में उनके विधायक भी हैं, उस मुस्लिम विधायक भी हैं। तो ये बहुत अग्रेसिव होकर तो नहीं बोलेंगे, इसलिए ये व्यंग छंद और तंज की भाषा में ही इसी तरह से ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने आप को भी स्टैब्लिश करना बिल्कुल सही बात है। संघ परिवार बिल्कुल सहमत नहीं था इनके नाम को लेकर, और इवन ये बोल दिया गया था कि कैडर का आदमी हो, पुराना हो, और अंदर इनके नाम को लेके पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ गतिरोध तो नजर आए थे। विजय कुमार सिन्हा की जो टिप्पणी जिस तरह से आई थी, उसने साफ अंदर खाने की जो नाराजगी थी उसे जाहिर कर दिया था। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा है कि किस तरह से यह रंगों की राजनीति जो हो रही है, गमछों में रंगों की राजनीति हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए उद्देश्य एक, आपने भी अभी दोबारा से जिक्र छेड़ा, हमने पंचायत चुनाव का जिक्र छेड़ा था, हमने राजद की दोबारा से सियासी जमीन को तैयार करने का मुद्दा रखा कि भाई अगर ये दोबारा से अपनी सियासी जमीन को तैयार करेंगे, अपने कैडर को तैयार करेंगे, अपने क्षेत्रीय मुद्दे दोबारा से रिकॉल कराएंगे, अपनी जनता को रिकॉल कराएंगे कि भाई हमारा एजेंडा क्या है, हमारा जो एजेंडा है वो इन मुद्दों पर इस तरह से सेट है, और उसी एजेंडे के तहत इन्होंने ये बातें अपनी कही हैं। लेकिन फिर दोबारा से हम बात कह रहे हैं, इससे बहुत बेहतर होगा अगर तेजस्वी यादव जो असल मुद्दे बिहार के उन पर बात करें,
देखिए, बहुत गंभीर बात आज एक रिपोर्ट जो आई है, उसमें लेकर ये आ रहा है कि बिहार के जो युवा हैं, हमने अभी आज की मुद्दा गर्म है में भी इसी रिपोर्ट को किया है। हमारे दर्शक चाहें तो ये मुद्दा गर्म है कि आज की हमारी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उसमें हमने यही बात कही है कि कैसे बिहार का जो युवा है, जो नौकरी की तलाश में अब तक दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात या दूसरे राज्यों की तरफ रुख करता था, अब ये सोशल मीडिया के कब्जे में आके वहां जो एक नेक्सस है साइबर ठगी का, जो साइबर क्राइम का एक जो पूरा नेक्सस है, वो उसके प्रपंच में आके उसमें ठग के वो विदेश जा रहा है। और विदेश में उन्हें कहा यह जा रहा है कि वो बहुत हाई पे स्केल वाली जॉब से उनकी, और आइए आप मलेशिया आइए, आप थाईलैंड आइए, यहाँ ये कर रहे हैं। और वहां जाकर वो एक तरह से ट्रैप हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, और उनसे क्या काम कराया जा रहा है? उनसे साइबर ठगी के काम करवाए जा रहे हैं, उन्हें कॉल्स उसमें जोड़ा जा रहा है। तो पूरा एक आपराधिक शाखा का जो पूरा एक रिपोर्ट है, ये आप उसको देखिए। लेकिन समस्या ये है कि बिहार के ना तो सत्ता पक्ष को ना ही विपक्ष को जो अहम मुद्दे हैं वो नजर ही नहीं आते। सारे मुद्दे आई वॉश वाले होते हैं। चलिए, सरकार तो और बहुत अभी ग्रास रूट पे काम कर रही है, क्योंकि बिहार को उन्हें आगे की तरफ रखना है। लेकिन विपक्ष ऐसी रिपोर्ट्स को तो बड़े मुद्दे पर, बड़े स्केल पे लाके इसको उठा सकता है ना। लेकिन ना तो तेजस्वी यादव ही, ना ही कांग्रेस, ना ही जो दूसरे मुकेश सहनी या लेफ्ट, कोई भी बिहार के जो अहम मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा करने को राजी नहीं है। और चर्चा करने के लिए राजी है तो चर्चा वो हो रही है, तो देखिए किस मुद्दों पे चर्चा हो रही है, ये लोग किस तरह की बातें कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके किस तरह की बातें कह रहे हैं। जबकि एक अगर विपक्ष एक मजबूत भूमिका में आ जाए तो वो सत्ता पक्ष को भी झुकाने की पूरी हैसियत रखता है। अगर ये लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहें और उसको लेके प्रदर्शन करें, उसकी डिमांड रखें, और बिल्कुल एक प्लान तरीके से आए, अपना एक ब्लूप्रिंट लेके आप सरकार के पास जाइए, बोले इन मुद्दों पर इस तरह से काम होना चाहिए और हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या बिहार की क्या इन लोगों को मंशा है, या केवल अपने सियासी गलियारों में और अपनी सियासी पार्टियों में इनको बाहर चाहिए? इनको सबको सत्ता का सुख चाहिए, या सही में ये लोग बिहार की आम जनता के विकास के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनकी समस्याओं के हरण के लिए, क्या इनके लिए तैयार है? बहुत मुश्किल नजर आता है। और सियासी दलों का यही रुख जो है वो बड़ा खराब हो जाता है। अगर आप सत्ता पक्ष में नहीं है, आप विपक्ष में, और वो भी ऐसा नेता जो नेता प्रतिपक्ष है। आपको तो एक लाइन खींचनी चाहिए कि आपके पूरे विपक्ष के जितने नेता हैं वो आपकी एक लाइन पे खड़े हो जाएं और सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल कर दें उस मुद्दे पे उनको इग्नोर करना। और हो ही नहीं रहा उन चीजों में। मुद्दे उठ रहे हैं, प्योर सियासी मुद्दे उठ रहे हैं। तो सियासी मुद्दे हो सकता है कि इनकी जमीन को थोड़ा सा मजबूत आधार दे दे, ये दे दे, पर बहुत मजबूत तरीके से ये उभर के एक बार दोबारा से बिहार की जनता के दिल में समा जाएंगे, वो भी इन मुद्दों को लेके। ये होने वाला फिलहाल तो नहीं। जी 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 बिल्कुल तो ऐसी बात है कि भाई जो मुद्दे उठाने चाहिए आप वो मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं, और आप रंग और जाति में उलझे हुए हैं। अगर ऐसे ही चलाना है तो फिर आपकी प्रासंगिकता भी खत्म हो जाएगी। सरकार तो अपना हिसाब तय करके रखा हुआ, उसने अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, और वो भी तब जब आपकी संख्या जो है वो काफी कम है, बहुत मजबूत विपक्ष नहीं है। ऐसे में अगर आप मजबूत मुद्दे उठाते हैं तो आपकी मजबूती का एहसास हो सकता था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तेजस्वी यादव भी जो है जाति और रंगों में उलझ कर रह गए हैं। एक चक्रव्यूह जो बीजेपी ने तैयार किया वो उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया।